टाइम था सितंबर 2019 का और जगह थी यूपी का आगरा। जब एक 28 साल का लड़का तपन गर्ग वापस अपने रात को घर पर आता है, अपने रूम में जाकर चुपचाप सो जाता है। लेकिन अभी भी तपन के माता पिता दोनों के दोनों जाग रहे थे। वो अपने बेटे की ऐसी हालत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि पिछले काफी महीनों से तपन ना तो अच्छे से कुछ खा पी रहा था और ना ही अच्छे से रात को सो पा रहा था। काफी ज्यादा जब लेट हो जाता, आधी रात को लगभग वो वापस अपने घर पर आया करता था और इसकी ऐसी हालत को उसके माता पिता बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। और इसका मेन कारण था इसकी गर्लफ्रेंड आरती। ये आरती से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ एक ऐसी बातें हो गई जिसके बाद आरती इसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन तपन उसे भूल नहीं पाया, अभी भी वो उसे बहुत ज्यादा याद किया करता था। और यही कारण है कि वो ना तो अच्छे से खा पी रहा था और ना ही टाइम से वापस घर पर आ रहा था। इसके माता पिता को तो इस बारे में याद भी नहीं कि आखिरी टाइम में इनका बेटा इनके साथ बैठकर कब इसने खाना खाया था, ये टेंशन फ्री जब रहा करता था वो कौन सा टाइम हुआ करता था। तो इसी बात को देखकर कि चलो अब ये वापस घर पर आ तो चुका ही है, वो दोनों भी जाकर अपने रूम में सो जाते हैं। और अगली सुबह भी तपन बहुत ज्यादा जल्दी तैयार होकर बिना कुछ खाना पीना खाए ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। काम होने के बाद वो पता नहीं कहां पर चला गया और जब आधी रात का टाइम हुआ तब जाकर वो वापस घर पर आता है। इसी तरीके से इसकी इस टाइम जिंदगी चल रही थी। लेकिन तपन के माता पिता इस कंडीशन को नहीं देख पाए कि हमारे बेटे का क्या हाल हो चुका है, अब हम लोग करें तो क्या करें। और उसके बाद टाइम आया 8 सितंबर 2019 का, जब रात के टाइम वो जब अपने ऑफिस से निकल चुका था, उसके दिमाग में अलग अलग तरीके की काफी सारी भसड़ चलती रहा करती थी। तो इसी टाइम अपनी उन सारी की सारी भसड़ को शांत करने के लिए वो एक रेड लाइट एरिया में जा पहुंचता है। वहां पर उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जिस स्पेसिफिक काम के लिए वो यहाँ पर आया है उसके लिए उसे यहाँ पर आसपास में देखना होगा, जबकि वो चुपचाप शांत सीधा चलता रहता है। और वहां पर जाने के बाद काफी सारी ऐसी प्रोस्टिट्यूट वहां पर मौजूद थी जो कि उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। लेकिन वो किसी के साथ भी नहीं जाता है, बस सीधा का सीधा कुछ सोचते हुए वो जाता जा रहा था कि उसी टाइम एक व्यक्ति उसके पास आता है और उसने ये बात कही कि सर, आपको जिस भी तरीके की लड़की चाहिए मैं आपको वो अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप एक बार बस मेरे साथ आ जाइए और आप अपनी बस डिमांड मुझे बताइए, वही आपको मिल जाएगी। और इस टाइम तपन उसी के पीछे पीछे चलने लगता है। वो बंदा एक कोठे की मालकिन रेशमा के पास उसे लेकर जाता है और रेशमा के पास पहुंचकर उस दलाल ने रेशमा से ये बात कही कि इन जनाब को एक लड़की चाहिए, लेकिन इनकी ख्वाहिश ये है कि जो लड़की आज रात को इनके साथ जाने वाली है वो किसी भी तरीके से शोर शराबा ना करे, इसके साथ बातें करने की कोशिश ना करे, ज्यादा चीखे चिल्लाए ना, वो बस जो कुछ भी इसके साथ करना चाहता है वो आराम से करता रहे, भले ही इसके लिए इन्हें ज्यादा ही पैसे क्यों न देनी पड़े। रेशमा इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उसी टाइम रेशमा ने ये बात कही कि फिर तो इसके लिए लैला ठीक रहेगी। तपन को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि अब ये लैला कौन है, वो क्या करने वाली है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके ऊपर की वो अपनी पूरी की पूरी भड़ास उतार पाए। और जैसे ही एक कमरे में ले जाकर उसे छोड़ा जाता है तो उसने देखा कि सामने बेड पर एक लड़की बैठी हुई है। यहाँ पर आसपास में काफी सारी और भी लड़कियां हैं जिन्होंने कि इस टाइम काफी ज्यादा मेकअप कर रखा है, लेकिन जो ये लैला नाम की लड़की यहाँ पर चुपचाप गुमसुम इस बेड के ऊपर बैठी हुई है, इसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर रखा। वो उसके पास जाता है, उसके पास कुछ एक देर तक बैठे रहने के बाद लगातार वो लैला को देखता ही जा रहा था, क्योंकि इस टाइम वो उसके अंदर अपनी गर्लफ्रेंड आरती को देख रहा था। वो उसे पहले तो काफी देर तक देखता है और उसके बाद वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। लैला अब समझ चुकी थी कि ये बंदा अब और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, लेकिन पतन वहीं पर रुक जाता है और वो उस लड़की से ये बात कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जैसा कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया था बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे पास तक नहीं बैठूंगा। इसी तरीके की कुछ एक बातें कर लेने के बाद वो लैला का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ने लग जाता है। लैला इस टाइम बिल्कुल शांत थी, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इसके पास कौन आ रहा है, उसके साथ किस तरीके की वो हरकतें कर रहा है। वो बस चुपचाप अपने आप को सहन करते हुए जो ये दर्द सामने से उसे मिल
मिल रहा था वहीं पर बैठी रहती है। तपन अब उसे काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो लैला के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड आरती को इस टाइम देख रहा था। उसे ही वो सारी की सारी गालियां दे रहा था, झिड़के उसे मार रहा था। और वहां पर लगभग 2 से ढाई घंटे का टाइम बिता लेने के बाद वो रूम से बाहर आता है। रेशमा को जितने भी उसे पैसे देने थे वो पैसे देकर वापस घर पर आ जाता है। वापस घर पर आने के बाद उसका वही रूटीन था कि आधी रात को तो वो घर पर पहुंचा ही करता था, उसके बाद जाकर वो सो जाता। दूसरी तरफ इस टाइम उसके माता पिता बहुत ज्यादा विराग में थे कि हमारे बेटे का ये सब क्या हाल हो गया है। और उसके बाद वो लोग उससे खाने की पूछते हैं, लेकिन तपन उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। वो लोग भी जाकर अब सो चुके थे। अगले दिन जैसे ही वो काम पर जाता है, अपने ऑफिस से छुट्टी के बाद दोबारा से वो उसी रेड लाइट एरिया में जा पहुंचता है। और वहां पर जाने के बाद उसने रेशमा से यही बात कही कि मुझे कल वाली लड़की दोबारा से चाहिए। रेशमा अब उससे यही बातें करने लगती है कि शायद कल का आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहा होगा, लेकिन तपन को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने तो सिर्फ रेशमा के हाथ पर पैसे रखे और उसके बाद वहां से वो उसी रूम की तरफ जाने लगता है जहां पर कि पिछली बार उसे लैला मिली थी। वो वहीं पर बैठकर दोबारा से उसे वही सारी गालियां देने लगता है, कोसने लगता है, उसके हाथ पैर मरोड़ने लगता है। और लगभग 2 घंटे का टाइम बिता लेने के बाद वो दोबारा से यहाँ से निकल जाता है। और अब तो उसका हर रोज का ही ये रूटीन बन चुका था। रेशमा भी उसे आते ही पहचान जाया करती थी कि आपको जरूर लैला के पास ही जाना होगा, तो उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया जाता। और उसके बाद वो लगभग अगला जितने भी देर तक अंदर रहना चाहता, उसके बाद वापस बाहर आ जाया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वो तकरीबन 1 घंटे तक वहां पर रहता है। लगातार लैला को वो देखता रहा। जितनी भी उसे अपनी भड़ास निकालनी थी वो सारी की सारी भड़ास निकालने के बाद वो लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर वहां से बाहर आने लगता है। और उसी टाइम पहली बार उससे लैला कुछ कहती है। उसने मुड़कर पीछे की तरफ देखा और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लैला ने कहा कि आप प्लीज अभी बाहर मत जाइए। तपन ने कहा कि मैंने 2 घंटों के पैसे दिए थे, आज मेरा मन नहीं है यहाँ पर अपना ज्यादा टाइम बिताने का, तो मैं वापस जा रहा हूँ और मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। तो अब लैला ने ये बात कही कि आप भले ही पैसे वापस मत लीजिएगा, लेकिन अगर आप यहाँ से टाइम से पहले ही बाहर चले जाते हैं तो जरूर रेशमा मैडम को यही बात लगेगी कि मैंने आपको अच्छे से सेटिस्फाई नहीं किया, जिसके चलते हमारा ग्राहक बीच में ही चला गया। तो हो सकता है आज और कल के दिन पूरा ही दिन मुझे खाना ना मिले। तो बस आपसे मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगले कुछ एक देर तक यहाँ पर बैठे रहें और जैसे ही टाइम पूरा होगा आप यहाँ से जा सकते हैं। इस टाइम तपन हर एक लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसे सामने लैला के अंदर तो अपनी गर्लफ्रेंड आरती ही नजर आया करती थी, तो उसने इस बात से इनकार कर दिया कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बाद में तुम्हारा क्या होने वाला है। लेकिन उसके बाद जब उसने ये बात बताई कि अगले दिन उसे खाना नहीं मिलेगा, तो आखिर में तपन वहीं पर बैठ जाता है। और इसी टाइम पहली बार लैला ने उससे ये बात पूछी कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप बता सकते हैं कि ये आरती कौन है। और इसी टाइम तपन ने अपनी पूरी की पूरी कहानी लैला के सामने रख दी। उसने ये बात बताई कि हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे के हम लोग बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन अब ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि अचानक से उसका मूड बदल गया या फिर हम लोगों के रिश्ते के बीच कोई और आ गया, जिसके चलते उसने मुझे छोड़ दिया। अब वो किसी और के साथ शादी करना चाहती है और वो उसके यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अपनी पूरी की पूरी कहानी लगभग अगले 1 घंटे में वो लैला को सुना देता है। और उसके बाद अब तक इसका टाइम भी हो चुका था और कहानी पूरी होते ही टाइम भी लगभग पूरा हो चुका था। वो वहां से जाने लगता है। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही वो दोबारा से लैला के पास आता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद इसे काफी अच्छा महसूस हुआ करता था। लैला पहली लड़की थी जिसने कि इसकी कहानी को ज्यादा सीरियसली लिया था। वैसे इसके काफी सारे यार दोस्त थे, लेकिन वो लोग एक ही बात कहा करते थे कि उसने तुझे भुला दिया तो तुझे भी उसे भुला देना चाहिए। लेकिन लैला इस बात को समझ सकती थी कि ये बंदा उससे कितना ज्यादा प्यार किया करता था और इस बात को इस टाइम तपन भी फील कर रहा था कि ये लड़की मुझे समझ पा रही है। तो वो अगले दिन दोबारा से रेशमा के पास जा पहुंचता है। उसने पैसे दिए और वही डिमांड रखी कि मैं लैला के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। और रेशमा तो पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। और अगले दिन जाकर जब उसने अपनी
अपनी बाकी बची हुई कहानी के बारे में बताया। इसके अलावा लैला से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आन पहुंची, तो उस पर लैला ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि वो यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, जबकि उसे तो यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। वो झारखंड के रांची की रहने वाली है। वो अपने माँ और अपने भाई बहनों के साथ अपने घर पर काफी अच्छे से रहा करती थी। ये पढ़ना चाहती थी, जिसके चलते इसने काफी अच्छी एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अभी भी जहाँ पर ये जॉब किया करती थी, वहाँ पर इसकी सैलरी काफी ज्यादा कम थी। और उसी टाइम बीना नाम की एक महिला उससे मिलती है। उसने ये बात कही कि उसकी काफी अच्छी जान पहचान मुंबई में है। वो उसे इतनी अच्छी अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो वो मुंबई में उसे एक कंपनी में जॉब लगवा सकती है। अब इसके घर की हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे, जिसके चलते उसने जाकर अपनी माँ को, अपने भाई मुराद को इसके बारे में बताया। लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि वो उसकी बहन है, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक पैसों के लिए वो अपने से दूर इसे नहीं भेजने वाले हैं। लेकिन इनके परिवार की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसकी माँ की तबीयत लगातार खराब चलती जा रही थी, जिसके चलते अब इसे मजबूरन बीना से ये हाँ करनी पड़ी कि वो जितना भी जल्दी हो सके उसे जॉब दिलवा दे, क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बीना यही बात कहती है कि वो अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर इस जगह पर आ जाए। बीना को देखने में यही बात लग रही थी कि ये महिला बहुत ज्यादा मैच्योर है, ये समझ सकती है कि एक दूसरी लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी। और यही कारण था कि लैला उसके चक्रों में फंस जाती है। और इस टाइम लैला का असली नाम लैला नहीं था, जबकि यहाँ पर कोठे पे इसका नाम लैला रखा गया था। इसका असली नाम तो नफीसा कुरैशी था। बीना ने उसकी मुलाकात सुरेश से करवाई और ये बात कही कि ये हमारी कंपनी में ही लगा हुआ है और ये तुम्हें वहां पर ले जाकर अच्छे से ज्वाइन करवा देगा। नफीसा इसके ऊपर विश्वास कर लेती है और वो लोग एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन वो लोग झारखंड से मुंबई नहीं, जबकि आगरा आ पहुंचते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जब उसने सुरेश से इस बारे में पूछा कि हम लोग तो मुंबई जाने वाले थे, आखिरकार हम लोग यहाँ पर आगरा में क्या कर रहे हैं, तो सुरेश ने कहा कि हमारे कंपनी की ही यहाँ पर एक मीटिंग थी, तो तुम जितना ज्यादा मीटिंग में हिस्सा लोगी उतना ही ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा कि काम किस तरीके से करना है। तो वो उसकी बातों में आ जाती है। लेकिन सुरेश ने उसे यहाँ पर रेशमा के पास लाकर बेच दिया और अब तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब चल रही है। तो वो बस उससे इतनी सी रिक्वेस्ट करती है कि जैसे ही वो अब बाहर जाएगा तो ये बाहर जाकर उसके भाई से, उसकी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करे और बस उन्हें इतना ही बता दे कि इस टाइम रेशमा यहाँ पर है। तो उसे पक्का विश्वास है कि अभी भी उसकी माँ और उसका भाई उसकी कहीं ना कहीं तलाश कर रहे होंगे और अगर वो यहाँ से उसे बचा लेता है तो वो जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलेगी। अब तपन की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। वो तो इधर उधर पूरा का पूरा दिन यूं ही भटकता रहा करता था, अपनी जॉब पर चला जाता। जॉब से छुट्टी होने के बाद उसे इसी बारे में ही नहीं पता था कि उसे क्या करना है। आधी रात का टाइम हो जाता तब जाकर वो घर पर पहुंचा करता था और उसके बाद जाकर सोया करता था। लेकिन जैसे ही उसे इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है, अभी वो नफीसा कुरैशी से बैठकर सिर्फ बातें ही कर रहा था कि उसी टाइम आकर किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। तपन अब आवाज लगाकर यही बात पूछता है कि बाहर कौन है, और बाहर से आवाज आती है कि यहाँ पर तो रेड पड़ चुकी है और आप जल्द से जल्द बाहर आ जाइए। और उसके बाद तपन नफीसा को ये दिलासा देते हुए कि वो उसके लिए बहुत जल्द कुछ न कुछ मदद लेकर आने वाला है, वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद जैसे ही अगला दिन आता है तो पूरी की पूरी रात उसकी यही सोचने में निकल जाती है कि वो लड़की कितनी ज्यादा दुख और तकलीफों में है, उसे उसकी मदद करनी ही होगी। तो जैसे ही अगली सुबह होती है तो इस टाइम इसके पिता बैठकर खाना खा रहे थे, इसकी माँ खाने की तैयारी कर रही थी। तपन जाकर अपने पिता के साइड में बैठ जाता है। इस चीज को देखकर उसके पिता बहुत ज्यादा हैरान कि ये लड़का तो सुबह सुबह तैयार होकर बहुत ज्यादा जल्दी अपने ऑफिस निकल जाया करता था, आज ऐसा क्या हो गया कि ये हमारे साथ बैठ रहा है। और इस चीज को लेकर उसके पिता बहुत ज्यादा खुश भी थे। इसकी माँ ने भी जब देखा कि इनका बेटा इनके साथ थोड़ा टाइम बिता रहा है तो वो भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और इसके साथ साथ उन्होंने उसका भी खाना डाल दिया। ये दिन काफी दिनों बाद आया था जब उसने अपने माता पिता के साथ बैठकर उस दिन खाना खाया था। इसके माता पिता इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जो भी हो, जैसा भी हो, कम से कम अब हमारा लड़का उस गम से उभर तो रहा है। और इसके साथ साथ वो अपने एक पुराने दोस्त नवीन से भी जाकर मिलता है। ये दोनों के दोनों जब आपस में मिलते हैं तो नवीन इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मेरा दोस्त काफी दिनों बाद मुझसे मिलने के लिए आया है। पिछले काफी दिनों से जब से इसका आरती से ब्रेकअप हुआ है, ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, काफी ज्यादा उलझी उलझी इसकी जिंदगी चल रही थी। और अब अगर देखा
जाए तो ये अपने आप को काफी ज्यादा सुधार में नजर आ रहा है। अब तपन पूरा का पूरा दिन इसी बारे में सोच रहा था कि वो उस लड़की की मदद किस तरीके से कर सकता है, और यही सारी बातें सोचते सोचते वो अपने दोस्त नवीन से ही जाकर इस बारे में पूछने लगता है कि भाई, कुछ इस तरीके से मैं रेड लाइट एरिया में गया था और वहां पर मेरी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। और इस बात को सुनते ही उसका दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि तू आखिरकार वहां पर करने के लिए क्या गया था, तुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए था। जब तेरे माता पिता को इस बारे में पता चलेगा तो वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। लेकिन तपन इस टाइम आराम से खड़ा था, शांति से, क्योंकि इस टाइम भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान चल रहे थे। उसने अपने दोस्त को अपनी पूरी की पूरी कहानी बताई कि मैं कुछ इस तरीके से एक लड़की से मिला था, वो काफी ज्यादा इस टाइम प्रॉब्लम में है और मुझे उसकी मदद करनी है। लेकिन उसका दोस्त इस बात से मना कर देता है कि भाई, इस आरती वाले सिलसिले से तू काफी दिनों बाद बाहर निकला है, अगर तू मेरी बात माने तो इस नए लफड़े में तू मत उलझ। तो तपन ने ये बात अपने दोस्त से कही कि मैं उससे प्यार नहीं करता, जबकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो अब जैसे तैसे कर उसका दोस्त भी तैयार हो जाता है। उसने ये बात पूछी कि उसने अपने माता पिता के बारे में ये सारी ही डिटेल उसने अपने घर वालों के बारे में दी है, तो हम लोग किस तरीके से उनका पता लगा सकते हैं। यही सारी नॉर्मली अब वो बातें अपने दोस्त को बता रहा था। लेकिन जैसे ही अगले दिन वो वहीं पर उस कोठे पर पहुंचता है तो ये बात पता चलती है कि रेशमा तो यहाँ से गायब हो चुकी है। वो पता नहीं अब कहाँ पर गई होगी। तो वो वापस आकर अपने दोस्त से ये बात कहता है कि इस नाम की एक लड़की है, मुझे उसे ढूंढना है। कल रात को कुछ ऐसा हो गया था जिसके चलते रेशमा नाम की जिस लड़की के नीचे वो सारी की सारी लड़कियां काम किया करती थी, अब उनका कोई भी पता ठिकाना नहीं है। तो क्या तू मेरे लिए इस बात का पता कर पाएगा कि वो सारी की सारी लड़कियां गई तो गई कहाँ पर। और दूसरी तरफ उसने अपने पिता को भी जाकर सारी ही चीजें डिटेल से बता दी कि आखिरी टाइम में वो कुछ इस तरीके से रेड लाइट एरिया में गया था, जिसे कि सुनने के बाद उसके पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तू वहां पर करने के लिए ही क्या गया था। तेरी माँ को जब इन सारी ही चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। तो अभी भी तपन बिल्कुल शांत खड़ा था और उसके बाद उसने बड़े ही आराम से अपने पिता को समझाना शुरू किया कि उसने वहां पर जाकर कोई भी गलत काम नहीं किया, बस वो तो अपनी भड़ास, अपना गुस्सा किसी लड़की के ऊपर उतारना चाहता था। और ऐसे में लैला उसके सामने आती है। उसका असल नाम नफीसा कुरैशी है और वो कुछ इस तरीके से वहां पर फंसी हुई है। मैं उसकी जान बचाना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना है। आप ही बताइए कि उसने कुछ इस तरीके से ये बात बताई थी कि उसके परिवार के लोग वहां पर रहते हैं, उनकी डिटेल मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो अब तपन के पिता भी आराम से बैठकर सबसे पहले तो थोड़ा सोचते हैं और उसके बाद उनके दिमाग में भी यही बात आई कि उनका लड़का एक काफी अच्छा काम कर रहा है और उन्होंने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने ये बात कही कि आज के टाइम पर अगर किसी को ढूंढना हो तो उसे ढूंढने का सबसे आसान और अच्छा तरीका ये है कि हमें उसे सोशल मीडिया पर ढूंढना चाहिए। तपन ने नफीसा कुरैशी के नाम से जितनी भी आईडी थी, जितने भी और सोशल मीडिया अकाउंट उसे मिल सकते थे, वो सारे ही छान मारने शुरू कर दिए, जिसमें कि लगभग उसे अगले 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन वो यहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि उसे इसी तरीके से स्क्रॉल करते करते उसकी आईडी भी मिल जाती है। का ये अंदाजा था कि जरूर इसका मोबाइल इस टाइम घर पर ही होगा, और घर पर ना भी हो तो इसकी फ्रेंड लिस्ट में इसके घर वालों के बारे में उसे पता चल जाएगा। तो उसने नफीसा कुरैशी की आईडी पर भी उस टाइम मैसेज कर दिया था कि आपकी बहन कुछ इस तरीके से यहाँ पर फंसी हुई है, आप मुझसे संपर्क कीजिए। अपना मोबाइल नंबर उसने दे दिया था। और इसके अलावा जो नफीसा कुरैशी ने अपने भाई के बारे में उसे बताया था, उस भाई के पास भी जब उसे आईडी मिल जाती है तो वो उसके पास भी मैसेज कर देता है। जैसे ही मुराद को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो वो सीधा का सीधा उसे पता ठिकाना लेकर आगरा आ पहुंचता है। और उसने आकर सबसे पहले तो तपन से मुलाकात की और उसके बाद तपन ने सारी ही चीजें मुराद को डिटेल से बताई कि वो कुछ इस तरीके से वहां पर गया था और वहां पर उसकी बहन की मुलाकात इस तरीके से उससे हो जाती है। दूसरी तरफ तपन का दोस्त नवीन इन सारी ही चीजों के बारे में अब पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि लैला नाम की एक लड़की यहाँ पर काम किया करती थी, उसका असली नाम नफीसा कुरैशी था। तो पता करते करते वो काफी सारी और भी प्रोस्टिट्यूट के पास जा पहुंचता है। और जब गौरी नाम की एक लड़की के पास वो पहुंचता है तो गौरी ने पहले तो इस बात से मना कर दिया कि वो उसका पता ठिकाना या फिर कुछ भी डिटेल उसे नहीं बता पाएगी, क्योंकि ये सारी ही चीजें उनसे मना कर दी जाती हैं कि आपस की कोई भी इंफॉर्मेशन इन्हें बाहर शेयर नहीं करनी है। लेकिन जब उसे थोड़ा पैसे का लालच दिया जाता है तो गौरी भी इस बात के लिए
तैयार हो जाती है और उसने सारी की सारी डिटेल निकाल कर नवीन को इस टाइम दे दी थी। नवीन ने बदले में उसे लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए दे दिए, जैसा कि इन लोगों के बीच डील हुई थी। और उसने सारी ही चीजें बताई कि वहां पर रेड पड़ गई थी, जिसके चलते रेशमा ने अपनी सारी की सारी लड़कियों को उस जगह से छोड़कर 4 गली आगे ही नया अड्डा बसा लिया है और इस टाइम वहीं पर वो काम धंधा कर रही है। तो अब उनकी लोकेशन के बारे में तो पता चल ही चुका था, तो तपन ने मुराद को सारी ही चीजें डिटेल से समझा दी और वो सीधा का सीधा रेशमा के पास जा पहुंचता है। वहां पर जाकर रेशमा को उसने ये बात कही कि वो लैला नाम की एक जो आपके पास लड़की है उसके पास रुकना चाहता है। तो अब रेशमा को इस बात पर शक होने लगता है कि तुम्हें रेशमा के बारे में कैसे पता? आज से पहले तुम यहाँ पर नहीं आए, तुम्हें क्या पता यहाँ पर रेशमा नाम की भी कोई लड़की है? और उसके बाद मुराद ने ये बात कही कि पिछली बार मेरा दोस्त यहाँ पर आया था, जिसके चलते उसने ये बात कही कि अगर तुम वहां पर जाते हो तो एक बार लैला के पास जरूर जाकर आना। तो मैं बस लैला के पास आ गया, तो क्या आप एक बार लैला से मिलने का मुझे मौका दे सकती हैं? अब रेशमा को कोई दिक्कत नहीं थी, उसने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर उसे लैला के पास भेज दिया। और जैसे ही मुराद अपनी बहन के पास पहुंचता है, जाकर उसने सबसे पहले दरवाजा बंद कर लिया और उसके बाद ये दोनों के दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर काफी ज्यादा बुरे तरीके से रोना शुरू कर देते हैं। इन्होंने एक दूसरे को न जाने कितने दिनों बाद देखा था। इन्होंने तो ये आस ही छोड़ दी थी कि शायद ये लोग दोबारा कभी मिल ही नहीं पाएंगे, लेकिन तपन के कारण आखिरकार मुराद अपनी बहन के सामने ही था। अब वो दोनों वहीं पर आराम से बैठकर आपस में बातें करने लग जाते हैं और लगभग 1.5-2 घंटे बाद मुराद बाहर वापस आ जाता है। उसने रेशमा से जाकर यही बात कही कि जैसा मेरे दोस्त ने कहा था ये बिल्कुल वैसी ही थी, तो मैं बस चलता हूँ यहाँ से। वो वहां से चला जाता है और बाहर तपन के पास आकर जब वो मिलता है तो उसने सारी ही चीजें डिटेल से बताई कि भाई मेरी बहन काफी ज्यादा बुरे हालातों में है, हमें जल्द से जल्द इसे बाहर निकालना होगा। लेकिन तपन इस बात से मना कर देता है कि हम लोग जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, नहीं तो हो सकता है इन लोगों को इस बात का भनक लग जाए और उसके बाद नफीसा इस दलदल से कभी बाहर ही ना निकल पाए। तो इन सारी ही चीजों के बारे में सोचते सोचते नवीन के पास आ पहुंचते हैं। ये तीनों ही लोग इस टाइम बैठकर इसी सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से उसे बाहर निकाला जाए। तो तभी नवीन ने ये बात कही कि हमें जाकर पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तब तक वो लोग तपन के पिता के पास भी जा चुके थे, लेकिन तपन के पिता ने इस बात से मना कर दिया कि जिस तरीके के ये कांड हैं ये नॉर्मली नहीं रचे जा सकते, इनके पीछे पुलिस का ही हाथ होता है, तो हमें किसी और की मदद लेनी होगी। तो वो लोग आगरा में महिला आयोग के पास जाकर इन सारी ही चीजों के बारे में डिटेल से बताने लगते हैं और वहां पर मौजूद अधिकारियों ने झारखंड में जहां पर कि ये गायब हो गई थी, उसके बाद इसका पता ठिकाना ही नहीं मिला, वहां से पुलिस से इसकी मिसिंग कंप्लेंट की डिटेल थी वो सारी ही इकट्ठा करके इसकी रिपोर्ट जो तैयार की गई थी उसे लेकर वो लोग पुलिस के पास जा पहुंचते हैं और उसके बाद पुलिस के साथ जाकर वो लोग वहां पर रेड मारने वाले थे। लेकिन इस टाइम डायरेक्टली वहां पर जाकर अगर रेड मारते तो हो सकता है इन सारी की सारी लड़कियों को इधर उधर भेज दिया जाता। तो सबसे पहले तो तपन अंदर चला जाता है और उसने जाकर रेशमा से ये बात कही कि वो तो उन्हें पिछले काफी दिनों से ढूंढ रहा है, आप लोग इतने दिनों से कहां पर थे, मुझे दोबारा से लैला के पास जाना है। तो वो लोग उसे लैला के पास भेज देते हैं, लेकिन पीछे से रेशमा के दिमाग में ये बात आने लगती है कि ये बंदा काफी दिनों बाद यहाँ पर आया है, इसने अपने दोस्त को पहले यहाँ पर भेजा था, तो आखिरकार यहाँ का अगर इसके पास पता था ही तो पहले ये यहाँ पर क्यों नहीं आया। और उसे शक होने लगता है कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके चलते तपन के अंदर जाने के कुछ ही देर बाद वो भी पीछे पीछे जाने लगती है और उसने जाकर दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही तपन इस टाइम नफीसा के पास पहुंचा था तो उसने पुलिस के पास कॉल कर दिया कि नफीसा अब मेरे सामने ही है, आप लोग जल्द से जल्द आकर यहाँ पर रेड मार दीजिए। और पीछे पीछे पुलिस इस टाइम यहाँ पर रेड मारने के लिए आ चुकी थी। वो महिला वहां पर खड़ी होकर दरवाजा खटखटा रही थी, वो तपन से ये बात बोल रही थी कि उसे अपनी लड़की उसे देनी ही नहीं है, वो तुरंत बाहर आ जाए नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। और वो अपने साथ इस टाइम 3 से 4 लोग लेकर आई हुई थी। उन सारे ही लोगों ने मिलकर ये दरवाजा तोड़ दिया और वो लोग इन दोनों को जबरदस्ती अलग करके तपन को बाहर फेंक देना चाहते थे, लेकिन पुलिस तब तक वहां पर आ चुकी थी
और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां जबरदस्ती रखी जा रही थी उनके साथ साथ नफीसा कुरैशी को भी पुलिस अपने साथ ले लेती है। नफीसा कुरैशी अकेली नहीं थी जिसे कि यहाँ पर लाकर कुछ इस तरीके से बहला फुसला कर जबरदस्ती ये काम धंधा करवाया जा रहा था, जबकि काफी सारी और भी लड़कियां यहाँ पर मौजूद थी। पुलिस ने उन सारी ही लड़कियों से बाद में बातें की और जहाँ की वो रहने वाली थी उन्हें वापस उनके घर पर भेज दिया। लेकिन दूसरी तरफ नफीसा कुरैशी जब इस दलदल से बाहर आती है और बाहर आकर अपने भाई से मिलती है तो दूसरी तरफ तपन को भी देख रही थी। वो उसे धन्यवाद बोलती है और मुराद अपनी बहन को वहां से लेकर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले जब वो गाड़ी में बैठी हुई थी तो दोबारा से गाड़ी से उतर कर आती है और भाग कर आकर तपन से गले लग जाती है। उसने ये बात कही कि उसका असल में वही भाई है, उसने उसकी रक्षा की है, अगर वो ना होता तो हो सकता है इसकी की पूरी जिंदगी यहीं पर गुजर जाने वाली थी। उसने आज से पहले भी काफी सारे लोगों से मदद मांगी थी लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने की उसकी मदद की और उसके बाद तपन उसके सामने आता है। तो इस तरीके की जब हम लोगों के सामने कहानी आती है तो ऐसे हालातों को देखकर हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और गांव की काफी सारी ऐसी भोली लड़कियों को शहर में लाकर काफी बार बेच दिया जाता है। काफी सारी को तो वहीं पर उनके घर से ही बहला फुसला कर लाया जाता है और बाद में देखा जाए तो उनके घर वाले भी मना कर देते हैं कि हम तो उस बंदे को जानते ही नहीं, उसने तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा था कि शहर में वो उनकी जॉब लगवा देगा। लेकिन इस टाइम ना तो जॉब के बारे में कुछ पता है और घर से उनकी बेटी भी गायब है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। और जो तपन ने ये काम किया था इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट रीना प्रधान को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।